हाय फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में पम्मी हिंदी बुक रीडर। और जो बुक मैं अभी रीड करने जा रही हूँ वो है द मैजिक। इसका हम एवरी डे एक सेशन करेंगे और हम देखते हैं हम अपनी लाइफ में कैसे थोड़े से भी चेंजेस ला पाएंगे। तो इस बुक की ऑथर है रोंडा ब्रायन, जिनकी फ़र्स्ट बुक थी द सीक्रेट। मतलब उनकी बुक नहीं थी सीक्रेट, पहले उन्होंने वीडियो बनाया था और उसके बाद बुक बनाई, जिसके कि रियल टेस्टिमोनियल्स हैं कि बहुत सारे लोगों को उससे बेनिफिट हुआ और उसमें से मैं भी एक हूँ। मैं अपना टेस्टिमोनियल कभी शेयर करूँगी। तो आज हम ये बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं द मैजिक। और इस बुक को शुरू करने का क्रेडिट मैं अपने दो मेंटोर्स को देना चाहूँगी। एक तो डॉक्टर दीप्ति, और दूसरा जब डॉक्टर दीप्ति के साथ मैंने द मैजिक बुक की उसके बाद बाय चांस शुक्राना एजुकेशन फाउंडेशन का भी यूट्यूब पे जैसे आ गया सामने, तो मैंने उनको भी सुना और उनसे भी मेरे को बहुत प्रेरणा मिली। तो इसीलिए मैं अपने सबसे पहले दो मेंटोर्स डॉक्टर दीप्ति और आशमीन मुंचाल को डेडिकेट करूँगी ये। और सेकेंडली मतलब उनसे इंस्पायर्ड कहूँगी। और आशमीन मुंजाल ने मुझे ये भी बोला, मुझे नहीं बोला था, वो मुझे जानती भी नहीं है। उन्होंने अपने चैनल पे बोला था, यूट्यूब चैनल पे, कि आप लोगों को अगर द मैजिक बुक से कोई भी बेनिफिट हुआ है तो आपको अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहिए और आप लोगों को बुक रीड करनी चाहिए ताकि किसी और को भी उससे बेनिफिट हो। तो इसीलिए मैं उनसे ही ये इंस्पिरेशन लेके और ये बुक स्टार्ट करने जा रही हूँ। और मेरी इंटेंशन ये है, हमें हर काम करने से पहले इंटेंशन सेट करनी चाहिए। तो मेरी इंटेंशन ये है कि जैसे इस बुक से मेरी लाइफ में थोड़े थोड़े मैजिकल चेंजेस आ रहे हैं, वैसे ही आपकी लाइफ में भी आएँ। हाँ, लेकिन आपको प्रैक्टिसेस करनी पड़ेंगी। तो और बीच बीच में मैं अपनी पर्सनल शेयरिंग भी करती रहूँगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द मैजिक बुक बाय रोंडा ब्रायन। पहला पेज है इसका, समर्पण। काश ये जादू आपके लिए एक नया संसार खोल दे। तो मेरी भी ये इंटेंशन है कि काश ये बुक आपके लिए एक बिल्कुल बिल्कुल नई दुनिया ओपन कर दे और आपके पूरे जीवन को खुशियों से भर दे। सच में यही मैं आपके और पूरी दुनिया के लिए चाहती हूँ। तो ये उन्होंने अपना आभार व्यक्त किया है जैसे पहली लाइन में, और उसके बाद उन्होंने प्रॉपर आभार लिखा है, आभार। और इसके जैसे एक एक लाइन होगा तो हम उसको चू करेंगे, मतलब उसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। आभार। जब मैं पहल कोई पुस्तक लिखने बैठती हूँ तो सृजन का कार्य आनंददायक लेकिन एकला चलो रे की तर्ज पर शुरू होता है। तब बस मैं होती हूँ और सृष्टि होती है। फिर धीरे धीरे दायरा बढ़ता चला जाता है और लोग जुड़ते चले जाते हैं जो अपनी विशेषज्ञता का योगदान देते हैं, और आखिरकार आपके हाथों में एक नई पुस्तक आ जाती है। निम्न लोग उस सृजन के व्यापक दायरे का हिस्सा बने जिसकी बदौलत द मैजिक पुस्तक आपके हाथों में पहुंची। हम तो इसको स्क्रीन पे पढ़ रहे हैं, लेकिन मेरे पास ये उसमें भी है, मतलब रियल बुक में भी है, और वो इंग्लिश में है और मुझे हिंदी में पढ़नी थी। मैं हांगकांग में रहती हूँ पिछले 11 साल से। तो यहाँ पे एंड आई वर्क इन एन इंटरनेशनल स्कूल, तो वहाँ पे इंग्लिश बोलनी होती है, इन जनरल भी इंग्लिश बोलनी पड़ती है। और मैं दिल्ली से हूँ, दिल्ली में हम लोग हिंदी बोलते हैं, तो मैं बहुत मिस करती हूँ हिंदी बोलना। और मतलब मुझे जब भी चांस मिलता है मैं हिंदी में ही बात करती हूँ। आई लव माई लैंग्वेज। क्योंकि देखो यहाँ पे हम चाइना में रहते हैं, मतलब हांगकांग चाइना। यहाँ पे पता है आप लोगों को किसी को भी इंग्लिश नहीं आती है, मतलब किसी को, मतलब मेजॉरिटी ऑफ पीपल को वो बोलते हैं हमें नहीं इंग्लिश आती है। तो जैसे मुझे किसी से हेल्प भी चाहिए होती है तो मेरे को पूछना पड़ता है पहले कि डू यू अंडरस्टैंड इंग्लिश। तो कुछ बोलते हैं थोड़ी बहुत, और कुछ बोलते हैं बस ऐसे मुंह करके चले जाते हैं कि हमें बिल्कुल नहीं आती है। तो उनको मतलब यहाँ पे इंग्लिश नहीं आती है, दे आर वेरी कंफर्टेबल विद देयर ओन लैंग्वेज। तो जब सब दुनिया में सब लोग अपनी लैंग्वेज प्रेफर करते हैं बोलना, और तो फिर हम क्यों नहीं करते हैं। मैंने बस इंडिया में ही ये देखा है कि हम लोग
मतलब मैं जब विज़िट करती हूँ, मैं ट्रैवल करती हूँ, तो पता है आपको मेरे को इतना वियर्ड लगता है, अजीब लगता है कि जब मैं रेस्टोरेंट्स में जाती हूँ, मॉल में जाती हूँ, आपको पता है सब लोग इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं और अगर मैं हिंदी में बात कर रही होती हूँ, जैसे शॉपकीपर्स भी मॉल्स में ना, और मैं हिंदी में उनसे बोलती हूँ, मुझे अजीब सी नज़रों से देखते हैं कि आप हिंदी में बात कर रहे हो। और मैं इंटेंशनली फिर हिंदी में ही बात करती हूँ, मैं इंग्लिश बिल्कुल नहीं बोलती हूँ। तो बहुत अजीब लगता है यार, मतलब अपने देश में भी आप हिंदी में बात नहीं करते हो। इंग्लिश इज़ जस्ट अ लैंग्वेज टू कन्वे योर मैसेज। क्योंकि हम लोग पता है 200 साल हमें अंग्रेज़ों ने राज किया, तो हमारे में ना उन्होंने ये भर दिया है कि हम इन्फीरियर हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती है, क्योंकि वो हमें रूल करते थे, इंग्लिश पीपल। तो वो हमारी जो सोच में बस गया है ना, वो अभी भी है। लेकिन गाइस अब हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग स्मार्ट हैं, हम लोगों को ये समझना चाहिए कि वो टाइम चला गया और हम अब सब इक्वल हैं। जैसे जाति पाति के उस पे या कलर पे हम लोग इक्वल हैं, तो लैंग्वेज भी इक्वल है। हिंदी क्यों इन्फीरियर हो गई है मुझे समझ में नहीं आता। और ये बहुत मतलब सच में मुझे बहुत पेन होता है कि हम हिंदी को क्यों इन्फीरियर मानते हैं और इंग्लिश को क्यों सुपीरियर मानते हैं। इट्स जस्ट अ लैंग्वेज टू कन्वे योर मैसेज। तो इसीलिए मैं हिंदी में पढ़ना प्रेफर करती हूँ। मुझे मुझे मतलब आई फील कि हाँ ये मेरी भाषा, ये मेरा है। इंग्लिश मेरी लैंग्वेज नहीं है। अगर आप बाहर बोलोगे ना कि इंग्लिश इज़ माई मदर टंग, तो बोलेंगे अच्छा हिंदी है हमारी मातृभाषा। अगर मैं यहाँ पे रहूँगी और जैसे मेरे बच्चे बॉर्न एंड ब्रॉट अप बाहर हैं, लेकिन फिर भी मैं उनको यही सिखाती हूँ कि यार तुम लोग हो तो इंडियन ही ना। तुम किसी भी कंट्री में जाओगे और बोलोगे हम तो हांगकांग के हैं, हम तो चाइना के हैं, वो देखते ही बोलेंगे कम ऑन गाइस, तुम देखो खुद को, तुम एग्जैक्टली इंडियन हो। तो मैं वही बोलती हूँ कि अपने पासपोर्ट को थैंक यू बोलो, आप इंडियन हो। मतलब हम लोग चेंज करा सकते हैं, मैंने नहीं कराया है कि नहीं, हमें इंडियन ही रहना है। बहुत बड़ी बात होती है, अपना देश है तो मतलब हिंदी को वैल्यू करना चाहिए, ठीक है। और देखो बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई है ना। तो इसीलिए मैं हिंदी में पढ़ना प्रेफर करती हूँ और हिंदी बोलना प्रेफर करती हूँ। और मेरी हिंदी अच्छी है तो मैं क्यों ना बोलूँ, और नहीं भी अच्छी है तो क्या हो गया यार, मेरी मदर टंग है। और पता है जब आप अपने देश से बाहर रहते हो ना, तो आपको अपने देश की बहुत वैल्यू होती है। आई डोंट नो अबाउट अदर पीपल, लेकिन मुझे तो बहुत है। आई लव माई इंडिया। और मैं जहाँ काम करती हूँ वहाँ भी उन लोगों को मतलब वो बोलते हैं कि वी कैन सी हाउ प्राउड यू आर ऑफ इंडिया। मैंने कहा एनी डे आई एम सो प्राउड। लोग कुछ भी बोले, दुनिया पता है बहुत अच्छी बातें नहीं बोलते हैं लोग इंडिया के बारे में, इंडिया के बाहर। और मैं बोलती हूँ कि जैसा भी है, जो भी कमियां हैं, बट मैं वहीं से निकली हूँ ना, तो मेरी धरती माता तो वही है, इंडिया ही है। तो प्लीज़ आप लोग भी हिंदी को वैल्यू करो, अपनी कंट्री को वैल्यू करो, ठीक है ना। वो हमारा घर है। अब हम अपने घर में रहते हैं और सामने राजमहल है, उसमें हमें आने नहीं देते, हम फिर भी कहेंगे राजमहल अच्छा है। हम जिस घर में रह रहे हैं, जो जिसने हमें खाना पानी, हमें एक छत दी हुई है, सेफ्टी दी हुई है, तो वही हमारा घर है ना, उसी को वैल्यू करना चाहिए ना। इसलिए इंडिया को वैल्यू करना चाहिए। सेकंड पैराग्राफ पढ़ रही हूँ मैं। धन्यवाद 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 3 बार बोलने से क्या होती है, सृजन होता है। मेरी बेटी स्काई को, जिसने मेरे कंधे से कंधा मिलाकर संपादन का अथक कार्य किया। उनकी बेटी का नाम स्काई है, बहुत ही खूबसूरत नाम है। तो वो उनके साथ इस काम में उनकी मदद करती हैं, संपादन में। तो उन्होंने उनको थैंक यू बोला। जॉश गोल्ड को भी, जिन्होंने अपने वैज्ञानिक ज्ञान और शोध योग्यताओं का योगदान देते हुए मेरी मदद की, ताकि मैं विज्ञान की खोजों को धार्मिक अवधारणाओं के साथ एक रूप कर पाऊँ। मतलब इसका क्या हुआ कि अपने वैज्ञानिक, जो ये जॉश गोल्ड हैं, वो वैज्ञानिक ज्ञान को उन्होंने रिसर्च करके उसको देखा कि ये रियल में कितना कामयाब है। मतलब ऐसे ही नहीं कि हवा में उन्होंने बोल दिया है, उन्होंने पूरी रिसर्च की है
ताकि मैं विज्ञान की जो खोजें हैं उनको धार्मिक जो विज्ञान की खोजें हैं उनको धार्मिक अवधारणाओं के साथ एक रूप कर पाऊँ। मतलब जो हमारी पुरानी धार्मिक अवधारणाएं हैं और विज्ञान की खोजें हैं उनको एक साथ लेके आई हैं रोंडा ब्रायन। मतलब ये हवा में बात नहीं कर रही हैं। बियॉन्ड वर्ड्स की संपादक सिंडी ब्लैक को उनकी कुशल संपादन नीति और पैने सवालों के लिए जिनसे मैं बेहतर लेखिका बनी। तो वो उसको भी थैंक यू बोल रही हैं, क्योंकि पता है एक बार में पब्लिशिंग नहीं होती है बुक, बहुत उसकी वो बनती हैं कॉपीज़ की। मतलब नहीं, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, वो कर करके तब हमारे पास फाइनल कॉपी आती है। तो देखो वो उनसे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछती होंगी पैने सवालों के लिए, तो कोई गुस्सा भी हो सकता है, लेकिन वो उनको भी थैंक यू बोल रही हैं कि तुमने मेरे से पैने सवाल किए, इसीलिए मैं एक बेहतर लेखिका बन पाई, है ना। तो उनको भी वो थैंक यू बोल रही हैं। निक जॉर्ज को उनकी सृजनात्मक भविष्य दृष्टि के लिए धन्यवाद, जिन्होंने इंटीरियर ग्राफिक्स और मुख पृष्ठ के जरिए जादू बिखेरा। तो उसको बोल रही हैं जो इंटीरियर ग्राफिक्स है, कितनी अच्छी अच्छी इसकी वो है ना ग्राफिक्स हैं बुक की, मैजिक बुक की, बहुत सुंदर है। मैं डालती रहूँगी, आप लोग देखते रहना साथ साथ ना। पुस्तक के ग्राफिक्स और लेआउट के अंतिम प्रोडक्शन के लिए गोजर मीडिया के शैम्स होर और कार्ला थॉर्नटन को धन्यवाद। द सीक्रेट टीम को धन्यवाद, जो नई पुस्तक को संसार में लाने में मेरी मदद करती हैं और जो मेरी रचनात्मकता की रीढ़ हैं। ख़ास तौर पर मेरी बहन जैन चाइल्ड को, जो पूरी प्रकाशन टीम की प्रमुख हैं। एंड्रिया कीर को, जो हमारी विराट सृजनात्मक टीम की प्रमुख हैं। पॉल हैरिंगटन और मेरी बहन ग्लेंडा बेल को, जिन्होंने इस पुस्तक की जादुई तस्वीरों के सृजन के लिए फोटोग्राफर राफेल किलपैट्रिक और अन्य सदस्यों के साथ टीम बनाई। तो जो फ़ोटो वो मैजिक बुक में डालती हैं ना हर चैप्टर पे, वो उसके लिए उनकी एक पूरी टीम है। लेकिन वो जो पिक्चर्स हैं वो हैं भी बहुत अमेजिंग। इसके अलावा सीक्रेट टीम के बाकी सदस्यों को धन्यवाद, जिन्होंने पर्दे के पीछे में रह के भी अमूल्य काम किया। इनमें से प्रमुख हैं डॉन चिक, मार्क ओ कॉनर, माइक गार्डिनर, लॉरी शरापोवा, कोरी जोहिनसिंग, चाइली, पीटर बर्न और मेरी बेटी हेली। धन्यवाद 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 मेरे प्रकाशकों एंड्रिया बुक्स और साइमन एंड शूस्टर को, कैरोलिन रीडी, जूडिथ कर, डार्लिन डेलिलो, ट्विज़ने फैन, जेम्स परविन, किम्बरली गोल्डस्टीन और इसोल्ड सियोर को। ऐसे कमाल के लोगों की टीम पाकर मैं सच में बहुत ही धन्य हूँ। धन्यवाद 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 एंजल मार्टिन वेलियोस को, उनके आध्यात्मिक मार्गदर्शन, प्रेम और बुद्धिमत्ता के लिए। मेरी बहन पॉलिन वर्नान और मेरे सबसे करीबी मित्रों तथा परिवार को, उनके सतत समर्थन और मेरे काम के प्रति उत्साह के लिए। आप लोग भी मेरे काम के लिए उत्साह दिखाना। और सबसे गहरी कृतज्ञता सदियों पहले के उन महान इंसानों के लिए, जिन्होंने जीवन के सत्य खोजे और उन्हें शब्दों में पिरोया, ताकि हम सही समय पर उन्हें खोज सकें। सही समय यानी जीवन बदलने वाला वो अपरिभाषित पल, जब हमारे पास देखने के लिए आँखें हों और सुनने के लिए कान हों। तो देखो हम जब से पैदा होते तब हम सबसे हमारे पास देखने के लिए आँखें होती हैं और सुनने के लिए कान होते हैं। लेकिन ऑथर यहाँ पे बोल रही है कि जब एक्चुअली हम किसी चीज़ को नोटिस करने लग जाते हैं और सुन के उसको अपने अंदर इम्बाइब करते हैं, उस अपरिभाषित पल के लिए थैंक यू बोलना, है ना। तो उसके बाद विषय सूची है, ठीक है, और 28 दिन की प्रैक्टिस होगी। तो विषय सूची के बाद जो पहला नहीं चैप्टर नहीं है, पहले वो बोलती हैं कि उसके बाद एक ना फ़ोटो है जिसमें एक बुक है और उस बुक में से मैजिक जैसा निकलता है ना, ऐसे स्टार से। तो उस बुक में से बहुत सारा मैजिक निकल रहा है, सफ़ेद 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 उस बुक के अंदर से, और हमारी लाइफ में आ रहा है।
तो पहला जो इनका चैप्टर नहीं है अभी, अभी तो बुक शुरू होगी। तो वो हमसे बोल रही हैं, हमसे पूछ रही हैं, क्या आप जादू में यकीन करते हैं? आप बोलो, आप सोचो, आप करते हो क्या जादू में यकीन? देखो, अगर आप सोचोगे कि यार ये दुनिया कैसे चल रही है, बच्चे कैसे पैदा होते हैं, मतलब सब कुछ इतने बैलेंस में कैसे चल रहा है, मतलब हम हवा में टंगे हैं फिर भी हम धरती पे एकदम स्टिक हैं, तो अगर आप देखोगे तो सब कुछ जादू ही लगेगा, और अगर नहीं देखोगे तो कुछ भी जादू ही नहीं लगेगा। जो लोग जादू में यकीन नहीं करते उन्हें ये कभी नहीं मिलता। रोआल्ड डाल, ये रोआल्ड डाल बहुत ही पॉपुलर लेखक हैं, और उन्होंने ये बोला है कि जो लोग जादू में यकीन करते हैं, जो लोग जादू में यकीन नहीं करते उन्हें कभी नहीं मिलता है। यानी कि जो लोग जादू में यकीन करते हैं उनको मिलता है। तो आप लोग जादू में यकीन करते हैं कि नहीं करते, ये आप लोग बताओगे। आगे वो बोल रही हैं, याद है जब आप बच्चे थे और जीवन को घोर आश्चर्य तथा श्रद्धा के भाव से देखते थे? मैं तो देखती थी, आप लोग पता नहीं देखते कि नहीं देखते थे, और मेरे बच्चे भी देखते हैं, और फिर मैं उनको बोलती हूँ ऐसा होता है, हम भी देखते थे, मतलब हम भी ऐसा सोचते थे जब छोटे थे। जीवन जादुई और रोमांचक था, जादुई और वेरी एक्साइटिंग। छोटी छोटी चीज़ें भी आपको बहुत रोमांचक लगती थी। मुझे तो लगता था रोमांचक जब वो दिवाली आती थी ना, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, दिवाली होती थी दिल्ली में, तो होता है ना बहुत दिवाली का, तो वो बड़े मैजिकल डेज लगते थे कि हर शाम को थोड़े से दिए जलाना और वो पटाखे छोड़ना। फिर थोड़े दिन बाद राखी आ जाती थी, फिर थोड़े दिन बाद होली आ जाती थी, फिर वो लोहड़ी आ जाती थी। क्योंकि दिल्ली में थी ना मैं, तो सारे फेस्टिवल हम लोग मनाते थे, और जिस कॉलोनी में हम लोग रहते थे वहाँ पे सारे कम्युनिटीज़ थे, तो हम सारे फेस्टिवल मनाते थे इसीलिए। और टीवी वगैरह, तो टीवी तो बहुत कम था, तो ऑप्शन ही नहीं था कि घर में बैठ के अब क्या ही कर लोगे, तो बाहर जाके अब सेलिब्रेट ही करते थे। हमारी पुलिस कॉलोनी थी, उसके अंदर हम सब इकट्ठे होकर अपना सेलिब्रेट करते थे, तो वो मुझे बहुत ही रोमांचक और जादुई लगता था। अब घास पर ओस देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। हाँ, ये तो मैं अभी भी देखती हूँ। हवा में रंग बिरंगी तितली को उड़ते देखकर आपका मन ललचाने लगता था। आई लव बटरफ्लाइज, मैंने एक टैटू भी करा रखा है बटरफ्लाई का, इतना पसंद है मुझे बटरफ्लाई। बहुत कितनी सुंदर होती हैं वो, उनको कलर्स देखो, इतना दी बेस्ट कलर कॉम्बिनेशन होता है तितलियों का। हवा में रंग बिरंगे तितलियों को उड़ते देखकर आपका मन ललचाने लगता था। मैं उनको हमेशा पकड़ने के लिए ट्राई करती थी। ज़मीन पर कोई अजीब पत्ती या रंगीन पत्थर देखकर आप चकित हो जाते थे। अभी मैं अपने स्कूल में बच्चों को देखती हूँ, वो कोई भी पत्थर लेके आते हैं और इतने एक्साइटेड हो जाते हैं। कोई मिस पैमी देखो ये ऐसा कैसे कलर हो गया ना, कितना, तो दे आर सो एक्साइटेड। और उनकी एक्साइटमेंट में ऐड ऑन करने के लिए मैं भी शो करती हूँ कि हाँ मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। दूध का दांत टूटने पर आपका रोमांच परवान चढ़ जाता था, क्योंकि इसका मतलब था कि उस रात परी आएगी। यही नहीं, आप कई सप्ताह पहले से क्रिसमस की जादुई रात आने का इंतज़ार किया करते थे। हालांकि आपको ज़रा भी पता नहीं होता था कि सेंटा क्लॉज एक ही रात में संसार के हर बच्चे तक उपहार कैसे पहुंचा सकता था, लेकिन किसी तरह वो ऐसा कर लेता था, और उसने आपको कभी निराश नहीं किया। हमारे टाइम पे तो सांता क्लॉज नहीं था, क्रिसमस इतना ज़्यादा नहीं था दिल्ली में, अब बहुत हो गया है, मे बी बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। तो लेकिन मेरी बेटी जैसे यहाँ रहते हैं, यहाँ तो क्रिश्चियन इज़ अ बिग थिंग ना। और वो जब छोटी थी, मतलब उसने जब लिखना शुरू किया था बेसिक, आई कांट टेल यू, वो इतने लंबे लंबे लेटर लिखती थी सांता क्लॉज को कि सांता क्लॉज ये ना मेरा ना, ये पता नहीं क्या लिखती थी यार, कि वो कोई वो टॉय होते हैं ना जो नए नए आते थे, वो सांता क्लॉज मेरे लिए ले आना, और एक मेरे भाई के लिए भी ले आना, और ना मम्मा के लिए कॉफ़ी ले आना। मतलब इतने लंबे, और फिर उस पर ना वो नॉर्थ पोल का एड्रेस लिख के, और हमारे यहाँ पे एक वो है रेड कलर का, वो बोलते हैं ना पोस्ट, क्या बोलते हैं उसको, जिसमें चिट्ठी डालते हैं, उसमें वो डाल के आई थी अपने पापा के साथ। उसको मेरे पे ट्रस्ट नहीं था, पापा के साथ डाल के आई थी, और पता नहीं वो लेटर फिर कहाँ गया होगा ना, किसी के पास गया होगा। तो और हाँ, मैं देख के इतने वो होती थी कि कितना इसको ट्रस्ट है कि सांता क्लॉज जाएगा। लेकिन हाँ, उसमें से जो उसकी विशेष थी वो मैंने पूरी की थी, वो सब चीज़ें लेके आए थे हम।
हाँ यार, ये बच्चे पूरा विश्वास करते हैं कि सांता क्लॉज होता है। सही है। रेंडियर उड़ सकते थे, बगीचे में परियां रहा करती थी, पालतू इंसान पालतू पशु इंसान जैसे होते थे, खिलौनों का व्यक्तित्व होता था, सपने सच होते थे और आप सितारों को छू सकते थे। आपका हृदय खुशी से भरपूर था, आपकी कल्पना की कोई सीमा ही नहीं थी और आपको पूरा यकीन था कि जीवन जादुई है। हम में से बहुत से लोगों के मन में बचपन में ये बेहतरीन भावना थी कि हर चीज़ अच्छी है। अच्छा, हम ख़राब चीज़ें नहीं सोचते थे ना, हम हर चीज़ अच्छा ही सोचते थे। मतलब मुझे भी याद है, मतलब कोई चीज़ की ख़राब भावना ही नहीं आती थी। हाँ, सब कुछ अच्छा है, कि हर दिन अधिक रोमांच व आनंद का वादा करता है और इन सब के जादू की खुशी पाने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता था। लेकिन ना जाने हम कैसे बड़े हो गए, सच में हम पता नहीं कैसे बड़े हो गए और एडल्ट हो गए। जिम्मेदारियों, समस्याओं और मुश्किलों ने हमारे खुशी के गुब्बारे की हवा निकाल दी। हमारा मोह भंग हो गया और जिस जादू में हम बचपन से यकीन करते थे वो गायब तथा ओझल हो गया। ये बात सही है, लेकिन मेरे साथ एक अच्छी चीज़ पता है क्या हुई कि मेरी शादी हुई 2007 में, आई थिंक, या एंड 2008 में मैंने 2008, हाँ, मैंने बुक डिस्कवर कर ली थी, द सीक्रेट। और उसके पहले भी मैं स्पिरिचुअल थी थोड़ी बहुत ना। ओ, स्पीकिंग ट्री आता था उसमें, टाइम्स ऑफ इंडिया में, मैं वो हमेशा पढ़ती थी और उससे इंस्पिरेशन लेती थी। तो स्पिरिचुअल तो थी मैं, जिसने मुझे बहुत हेल्प किया लाइफ में बड़ा सोचने के लिए, और बुक्स भी मैं पढ़ती थी शुरू से। और 2007 में शादी के बाद मेरे थोड़े हेल्थ चैलेंजेस आए। शादी के जस्ट बाद ही शुरू हो गए, जो पता नहीं पहले कभी भी नहीं था। और मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद शादी में किसी ने नज़र लगा दी, जिस पे मैं कभी भी विश्वास नहीं करती थी। लेकिन जब मेरे साथ ऐसा हुआ रियल में कि अचानक ही तबीयत ख़राब ही होने लग गई, और मैंने कहा पता नहीं है क्या हो गया, जबकि मुझे तो शादी के पहले कभी कुछ हुआ ही नहीं था। और उसके बाद तो यही लगा मुझे कि शादी में शायद किसी ने नज़र लगा दी। और 2008 में मैं इंट्रोड्यूस हो गई बुक से, द सीक्रेट से। वो भी मेरे को साकेत का भी मुझे वो याद है, साकेत में गई थी क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी आई थिंक, और मैं प्रेगनेंसी के लिए बुक्स फाइंड आउट करने गई थी। तब इंटरनेट नहीं होता था, मतलब इतना ज़्यादा इंटरनेट नहीं था शायद, तब मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा है अभी। तो मैं जब साकेत वाला ओम बुक डिपो या कोई था, वहाँ पे मैं गई थी प्रेगनेंसी से रिलेटेड बुक्स लेने। और जब मैंने बिलिंग कराने के लिए बुक ले ली अपनी, और मैं बिलिंग कराने के लिए जब काउंटर पे गई तो वहाँ पे रखी थी द सीक्रेट। मैंने देखा, मैंने कहा ये क्या है, और मैंने उसको पीछे जो होता है ना उसका समरी, वो पढ़ा, और मुझे बस वो बुक मैंने बस दबोच ली। और हाँ, और उसका फिर वीडियो भी था। मेरे को किसी ने रिकमेंड नहीं की, कुछ नहीं, मैंने खुद ही उसको डिस्कवर किया बुक को। और फिर बाद में मुझे पता चला कि ये तो बड़ी पॉपुलर बुक है और बेस्ट सेलर है। फिर उसके बाद मैंने अपनी फैमिली फ्रेंड्स को इंट्रोड्यूस किया है इसको, बहुत लोगों को उसके बाद मैंने इंट्रोड्यूस किया या तो। लेकिन हाँ, मैंने ये बात क्यों शुरू की, क्योंकि जब हम जिम्मेवारियाँ, समस्याएं और मुश्किलें आ जाती हैं तो हमारा मोह भंग हो जाता है, ये बात सही है। लेकिन क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन जब मैं द सीक्रेट से इंट्रोड्यूस हो गई तो सच में उस बुक की जो बातें थी उसने बहुत हेल्प की मुझे, और मैं हमेशा पढ़ती रहती थी। तो एक्चुअली उसने बहुत हेल्प की। तो चाहे सर्कमस्टांसेस कुछ भी हों, लेकिन जब भी हम कुछ ऐसी ज्ञान की बातें पढ़ रहे होते हैं, अप्लाई करते होते हैं, हमारे रियल लाइफ में सच में हेल्प करती हैं। तो ये इतनी सारी बात का बोलने का बात ये था एक्चुअली। मैं यहाँ आपको ये बताने आई हूँ कि जिस जादू में आप कभी यकीन करते थे वो सच है, और जीवन का मोहभंग वाला वयस्क पहलू झूठ है। जीवन का जादू वास्तविक है, और उतना ही वास्तविक है जितने कि आप हैं। मतलब जीवन में जादू उतना ही सच है जितना कि आप सच्चे हैं। आपने बचपन में जीवन को जितना अद्भुत समझा था, दरअसल ये उससे कहीं अद्भुत हो सकता है। मतलब सब कुछ सच है।
आपने आज आपने आज तक जो देखा है जीवन उससे अधिक रोमांचक, विस्मयकारी और आनंददायक हो सकता है। जब आप ये जान लेंगे कि इस जादू को सामने लाने के लिए आपको क्या करना है, तो आप अपने सपनों का जीवन जी पाएंगे। फिर आप आश्चर्य करेंगे कि आपने जीवन के जादू में यकीन करना क्यों छोड़ा। हो सकता है आप रेंडियर को उड़ते हुए ना देखें, लेकिन आप उन चीज़ों को अपनी आँखों के सामने प्रकट होते देखेंगे जिन्हें आप हमेशा से चाहते थे। आप उन चीज़ों को अचानक होते हुए देखेंगे जिनके आपने सिर्फ सपने देखे थे। आप कभी सटीकता से नहीं जान पाएंगे कि आपके सपनों को साकार करने के लिए हर परिस्थिति कैसे निर्मित हो गई। आप ये इसलिए नहीं जान पाएंगे क्योंकि जादू अदृश्य जगत में काम करता है, और यही सबसे रोमांचक हिस्सा है। क्या आप दोबारा जादू का अनुभव करने के लिए तैयार हैं? बोलिए, तैयार हैं? क्या आप अपने हर दिन को उसी तरह विस्मय और श्रद्धा से लबरेज करने के लिए तैयार हैं? बोलिए, तैयार हैं? जिस तरह आपके बचपन में होता था। जादू के लिए तैयार हो जाएं। आप सब तैयार हो जाओ। हमारी रोमांचक यात्रा 2000 पहले शुरू होती है, जब एक धर्म ग्रंथ में जीवन को बदलने वाला ज्ञान छिपाया गया था। तो जो नेक्स्ट है उसमें एक आदमी है जो फ़ोटो है, और वो बुक को अपने हाथ में बहुत अच्छे से कैरी करके ले जा रहे हैं, और उस बुक में से क्या निकल रहा है? जादू ही जादू, जादू ही जादू, जादू निकल रहा है। तो जो उसका सेकंड चैप्टर होगा वो है एक महान रहस्य प्रकट होता है, जो कि हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, तो अभी तक जो हमने बुक को कंक्लूड करते हैं इस वाले चैप्टर को, यही है कि जो भी आपने अपने बचपन में सपने देखे थे उन पे विश्वास कीजिए, और जैसा जितना आप अपने लाइफ में मैजिक चाहेंगे उतना ही आएगा। तो जस्ट ट्रस्ट इन मैजिक। आप मैजिक पे विश्वास करो, इस बुक पे विश्वास करो, रोंडा ब्रायन पे विश्वास करो। और एक बार करने में क्या जाता है यार, क्या जाता है? कुछ भी नहीं जाता है। पैसे तो हम दे नहीं रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सुन रहे हैं। आगे थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी। तो मतलब कुछ ले तो रही नहीं है ना कुछ, और ना कुछ ऐसा है जिससे आपका कुछ ब्रेन वॉश होगा या आपको कुछ गलत चीज़ें सिखा रहे हैं। और 1 महीने की प्रैक्टिस है, तो कर लेते हैं। अगर अच्छा लगेगा तो फिर हमेशा लाइफ लॉन्ग करेंगे। मैं तो कर रही हूँ, और अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा तो छोड़ देना। लेकिन मैंने जब से स्टार्ट किया है तब से मैं कर रही हूँ। मैं बहुत हार्डकोर प्रैक्टिसेस नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ मतलब धीरे धीरे वो बढ़ता जा रहा है। मतलब ना वो बढ़ता जा रहा है। जैसे कोई भी चीज़ मेरी आंखों के सामने दिखती है, होती है, तो मैं थैंक यू बोल देती हूँ। खाना पानी बोलने में थैंक यू बोल देती हूँ, जो आगे आपको प्रैक्टिसेस सिखाएंगे। बहुत धीरे होता है क्योंकि हमारे न्यूरॉन्स अपना पाथवे बनाते हैं ना, तो वो प्रोसेस बड़ा स्लो होता है। कई लोग बहुत फास्ट भी बना लेते हैं। तो धीरे धीरे ना मज़ा आता है, मतलब मज़ा आता है। कोई भी नेगेटिव सिचुएशन होती है, बहुत गुस्सा कुछ हो रहा होगा, तो जो 2 दिन होती है ना चीज़ें, वो जैसे 10 मिनट में सॉल्व हो जाती हैं। आप थैंक यू आई लव यू बोल के वो पूरी वाइब को चेंज कर देते हो। तो अच्छा है, प्रैक्टिस करके देखो, ठीक है। और आप आई होप आप लोगों को मेरी रीडिंग अच्छी लगी होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। मुझे तो बहुत मज़ा आया आप लोगों को सुनाने में, और आपको सुनाने में, आपके लिए रीडिंग करने में। मुझे खुद को भी बहुत सारी चीज़ें समझ में आई, तो आई थॉरली एन्जॉयड इट। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, चाओ।